के रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। ठीक है, चलो बच्चे आज हम इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इन इंग्लिश इट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, कंसीडर सम एग्जांपल। इफ यू आर लेफ्टिंग मिल्क इन अ रूम एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स व्हाट विल हैपन, कि अगर आप दूध को गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा। आप मुझे ये बताएंगे। मान लो अगर लोहे के बर्तन को, कढ़ाई हो गई, तसला हो गया, कील हो गया, या जो भी नमी युक्त वायुमंडल में अगर उसे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। या फिर अंगूर का किण्वन हो जाना, यानी कि वो खट्टापन आ जाना, जीवाणुओं का द्वारा अपघटन हो जाना, उससे क्या होगा। अगर हम भोजन पकाते हैं तो क्या होता है, या हमारा शरीर के भोजन पचाता है उससे क्या होता है, या हम जो सांस लेते हैं तब क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है कि अगर दूध को हम गर्मियों में खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है। नंदिता? फट जाता है। हाँ, दूध फट जाता है, वेरी गुड। और लोहे के बर्तन को अगर हम नमी युक्त में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा। जंग लग जाएगी। जंग लग जाएंगे। ठीक है, और इस सभी परिस्थितियों में आपने क्या देखा है कि प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति और पहचान है उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है। ठीक है, तो पदार्थ के भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के विषय में हमने जब पहले जो पढ़ा हुआ है उसी की रिगार्डिंग हमने आगे क्या करना है, पढ़ना है इसे। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के गुण, प्रकृति, पहचान सभी में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, समझ गए। यानी कि जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया में आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो उसके पदार्थ का या फिर गुण चेंज हो जाएगा, या प्रकृति चेंज हो जाएगी, या फिर पहचान चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रकार की घटनाओं को हमको देखकर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। अब आप एक एक्टिविटी के साथ आप पढ़ेंगे कि पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अब आपको मैंने बताया था क्या क्या चीज़ चेंज होना चाहिए इसमें। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन, और किसका, अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन आप क्या कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स टू होम यू कैन से केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस if change in state will occur, change in color, evolution in gas and change in temperature will occur, that is why that is what we will say chemical reaction. ठीक है, तो the reaction in which a new product will generate with new properties that will give a chemical reaction. ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया पता चल गया बच्चे क्या होता है कि प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब दूध के फटने के बाद रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर हुई तो पहले वो दूध था, अब दूध के फटने के बाद क्या वो दूध रह जाता है, नहीं, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट हो जाती है, लेकिन अलग अभिक्रिया, अभिक्रिया के साथ और नए गुणधर्म के साथ वो नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जैसे आप पनीर वगैरह बनाते हैं तो वो दूध को फाड़ने के बाद ही बनाते हैं ना। गॉट इट, समझ गए बच्चे यहाँ तक। यस सर। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। अब क्या कर सकते हो कि अभिक्रिया के दौरान आप क्या कर सकते हो, अभिकारी पदार्थ, अभिकारिक पदार्थ यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है, क्या करेगा कि बीच में परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, यानी कि जो परमाणु होंगे उसके जो एटम्स होंगे
ठीक है, वो रीअरेंज होंगे और पूर्णतया भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनाएंगे। ठीक, मीन्स कि जो उसके एटम्स होंगे वो रीअरेंज होके न्यू प्रॉपर्टीज वाले क्या बनाएंगे, मैटर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जो पुराने रासायनिक अबंध होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो टूट के नए वाले में क्या होता है, नए तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इस हिसाब से दोबारा से वो पुनर्व्यवस्थित परमाणुओं के बीच में क्या बन जाते हैं, एक नया पदार्थ बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूध का था तो दूध के एटम्स या कह सकते हो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन होके न्यू टाइप्स के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया और नया एक पदार्थ बना दिया। ठीक है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। मान लो यदि मैं आपको क्या देता हूँ, आटा, चीनी, ठीक, और हीट करने के लिए आपको गैस स्टोव दे दिए, ठीक है, बर्तन दे दिए, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे को इन सब चीज़ों से बिस्किट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नंदिता? बताओ, अगर हमें बिस्किट बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा? सागर? Yes, sir. Just tell me what we will use to make a biscuit. Ingredients. Sugar, flour, water, Okay, sugar, and water, flour, and dry fruit, dry fruits. Good. dry And heat. We will give the heat. baking soda. Yes, sir. That is all. important, ना? Hmm. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। आफ्टर वर्ड वी विल हीट इट, तो हमें क्या मिलेगा, Biscuit. बिस्किट मिलेगा। कुड यू टेल मी, क्या फ्लोर का जो आटे का प्रॉपर्टीज़ है बिस्किट जैसा ही होता है? नहीं, ओके, क्या आप बता सकते हो जो चीनी का प्रॉपर्टी है बिस्किट जैसा ही होता है? नहीं, नो। ओके, तो पानी की प्रॉपर्टी तो बिस्किट जैसी होती होगी? no. नो। ओ, किसकी प्रॉपर्टी होती है बिस्किट जैसी? बिस्किट की होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि आपने आटा मिलाया, चीनी मिलाया, बेकिंग सोडा मिलाया, पानी मिलाया, इसको हीट किया। अब इन सब की प्रॉपर्टीज़, ये जो आप मिला रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, जो आपको बिस्किट मिला है इसकी प्रॉपर्टीज़ से क्या है, अलग है। ठीक, लेकिन आप क्या देखते हो कि ये जो जितने भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ये जितने चीज़ें मिलकर ये सारी चीज़ें बना रही है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रही हैं, हिस्सा ले रही है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग बिस्किट इज योर प्रोडक्ट, और जो हमें उत्पाद मिला फलस्वरूप में, हमें सबको मिलाने के बाद क्या मिला, बिस्किट मिला, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पाद में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। मीन्स अभिकारक में अब जो रिएक्टेंट्स होंगे दे विल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। ओके, तो by this way we can say that product will get new properties as comparison to reactants. Okay, तो अब वो जो reactants के properties होंगे they will be very different to the properties of product. Got it? अगर हम इसके रिगार्डिंग एग्जांपल लेते हैं तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। मैग्नीशियम रिबन होता है, ऑक्सीजन वायु होता है, दोनों के साथ अब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, श्वेत पाउडर यानी कि वाइट पाउडर मिलता है ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड सेम you can say the properties of magnesium and oxygen are totally different with each other, and magnesium dioxide का जो property है this is very different from each other, so we can say that
the properties of reactant is just very much different from the properties of product we are getting by the chemical reaction. ओके, सो जब नई गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनेगा एट देन ही हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया, ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर पानी के अंदर हम पानी मिलाते हैं तो इसमें देखो अब इसका किसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, इसमें किसी में प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ना फिजिकली ना केमिकली सॉरी ना बाय कलर से हुआ है, ना गैस ना टेम्परेचर, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुआ है पानी में पानी मिलाने से। तो एट दैट टाइप वी कैन से दैट chemical reaction has not been taken place in that situation. Chemical place we will only say has been taken place when some matter or atoms will react with each other to make or form a new product with new properties. That is how we will say that chemical reaction has been taken place. Okay, समझ गए नंदिता? Are you getting me? मुस्कान, यस सर। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक, तो ये रासायनिक अभिक्रिया पता चल गया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, अभिकारक और किसमें, उत्पाद में, ठीक है। और अभिकारक उत्पाद के बीच में आपको डिफरेंस पता चली गया। जो हिस्सा लेगा रासायनिक अभिक्रिया में वो अभिकारक, और जो फलस्वरूप हमें मिलेगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया के हम अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स बाय विच वी कैन एक्चुअली से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। ओके, तो हम कैसे कैसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो सबसे पहला होगा कि अवस्था में परिवर्तन, किसमें, अवस्था में परिवर्तन, फिर रंग में परिवर्तन, गैस का निकाय या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। एक चीज़ इसमें देखो बच्चे नहीं दिया हुआ है, वो है अवक्षेप का बनना, जो कि आपके बुक्स में होंगे, ठीक है, किसका, अवक्षेप का बनना। इन इंग्लिश वी कैन से चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, that's how we will say the characteristics of, these are the characteristics of chemical reaction by which we can say chemical reaction has been taken place. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट चेंज इन स्टेट, ठीक है, किसका, चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना। अब एक बात बताओ, अगर हम मोम को जलाते हैं तो मोम जब जलाते हैं तो मोम जलने के बाद क्या 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 बन जाता है, मुस्कान? Just tell me. रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया से परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन किसमें परिवर्तन होता है? आप मोम जलाते हो तो क्या वो किसी चीज में चेंज होता होगा ना? हाँ। कि मोम जलाते हो कि उतने का उतना ही रह जाता है? नहीं, इसमें तो गैस का उत्सर्जन हो जाता है ना। हाँ, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे कुछ आपको लिक्विड टाइप में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो आप क्या कह सकते हो कि जब मोम को आप जलाते हो तो वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। तो यहाँ पे क्या था, मोम क्या है, सॉलिड स्टेट में था, ठीक, वैक्स जो था सॉलिड स्टेट में था, एंड व्हेन यू हीट दैट इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जबकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लिक्विड एंड गैस है, एंड आपका मोम क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ हमने पाया कि जैसे ही सॉलिड स्टेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो इट हैज़ कन्वर्टेड इन लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट प्रोसेस में आपने क्या देखा कि इसकी अवस्था में बदलाव आ गया, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट से हमें ये पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज योर चेंज इन कलर, रंग का बदलना, ठीक है, रंग का बदलना। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम पर मैग्नेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है बैगनी, उसका जो बैगनी रंग होता है या जामुनी रंग हो जाता है वो गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इन दैट रिएक्शन वी कैन से दैट कि वहाँ पर क्या हुआ है,
कलर का रिएक्शन हुआ है। या फिर आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि अगर किसी रिएक्शन में आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और एट दैट केसेस में कलर का आ जाना या कलर का गायब हो जाना, तो ये रंग का परिवर्तन ही हुआ, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, रंग का अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन कलर स्टेट ऑफ दैट पार्टिकल। समझ गए? ओके बच्चे, नंदिता? ओके। अब गैस का निकाय और उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ते हैं। गैस का निकाय उत्सर्जन का मतलब होता है कि गैस का निकलना, ठीक है। जैसे दानेदार जिंक की अभिक्रिया जो है हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं उसमें, ठीक है। मीन्स व्हेन विल वी रिएक्ट जिंक विद HCl with what, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वी विल गेट हाइड्रोजन गैस एज बबल, ओके। और दूसरा अब एक हम जान लेते हैं इसमें अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। वो क्या होता है कि जब ठोस पदार्थ, अवक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है। मीन्स इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ओके। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से क्या होते हैं, अभिलक्षित हो जाते हैं, कैरेक्टराइज्ड हो जाते हैं। यानी कि जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या होता है, मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाता है, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है ऑन इट्स सरफेस, ओके। आगे समझ। अब हम करते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था। आपने आसपास में जब आप चूना का आपने आपका एग्जांपल बताया था कि अगर आप जो बिना बुझा हुआ चूना है वो जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो वो क्या बन जाता है, चूना बन जाता है। और जैसे ही आप उसको पानी में डालते हैं तो आप क्या देखते हैं, वो क्या हो जाता है, चूना को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होने लगता है, वो सागर सर वो उबलने लगता है, टेम्परेचर उबलने चेंज हो लगता जाता है, है। गर्म होने लगता है। चूना वैसे तो छूते हो ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही आप पानी में डालते हो तो वहाँ क्या हो जाता है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो डेट इज सेड कि जब हम बुझे हुए चूने को पानी में डालें तो उसके साथ अभिक्रिया करके उसके तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इसी को कहा जाता है तापमान में परिवर्तन होना, ठीक है। तो फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड वन इज चेंज इन कलर, फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ वन इज चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कौन कौन से हैं, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना और फिर अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है। समझ गए। अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण पे, ठीक। रासायनिक समीकरण क्या होता है, अब देखो जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, यहाँ आप देख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो हम ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक। तो अब क्या देखते हो कि इस एक्टिविटी में अब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको जब हमने वाक्य के रूप में इस अभिक्रिया को हमने क्या किया, विवरण किया, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसको वैज्ञानिक रूप से, संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। या फिर उसके बाद जो शब्द समीकरण को जब हम चेंज करके समीकरण के रूप में लिखते हैं और सरलतम विधि में लिखते हैं, तो ये शब्द समीकरण जो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करके हम इसको लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब मैं आपको इसका ये बताता हूँ। Look, magnesium and oxygen react with each other to form magnesium oxide. Okay, to write it in simpler way, the scientist has made some equation in a shorter way. That shorter way is called your word equation. When you are writing it in word,
Okay, and afterward when you are replacing words with its symbols and you are using some specific symbols to represent this reaction, that is called chemical equation. Okay, got it? So now we are going to discuss about it over here. अब अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, सब्सटेंस जो है मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन करने का जो सिंबल है ये एरो है, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अभी यही अगर एरो आपका बैक साइड में हो जाता तो क्या होता, अभी रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो रिएक्शन वो रिवर्सिबल भी होता। हाँ, वो रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ सिंबल्स दिखा देता हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो हम शो कर रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन में या सिंबल फॉर्मेशन में, तो उस फॉर्मेशन का क्या मतलब है। अगर हम वहाँ पे लिख रहे हैं एस, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक। प्लस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, अब ये करता क्या है, सिंबल दिस रिप्रेजेंट यूज टू सेपरेट मल्टीपल रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, ये जो आपका सिंबल है ये आपको क्या दिखाता है, सेपरेट रिएक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन जो है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हो रही है। और ये क्या होता है, ये जो दो आपको साइन दिखता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताता है, यानी कि दिस कैन रिवर्स इटसेल्फ, ठीक है। एंड दिस इज योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो क्या काम करता है, रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है, एंड दैट इज योर एंथैल्पी साइन। दिस व्हाट यू आर लुकिंग ओवर हियर, दिस इज योर एंथैल्पी साइन, ठीक, यानी कि हीट बताता है कि उसमें उसे गर्म किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे सॉलिड, एल लिक्विड, जी गैस, और ए क्यू क्या होता है आपका एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन जब हम सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। आपका एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं जेल का, ठीक, तो जेल क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप पिक्चर के रिगार्डिंग आपने क्या देखा कि अब जो केमिस्ट जो है मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग और केमिकल रिएक्शन देखे तो इस हिसाब से वो केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, H2O, तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मीन्स वाटर वेपर। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट ओवर हियर, गॉट इट, अंडरस्टूड बच्चे। तो इस हिसाब से आप केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो सिंबल्स हैं देखो, केमिकल फॉर्मूला, हाइड्रोजन का H2 लिखोगे, नाइट्रोजन का N2 लिखोगे, ऑक्सीजन को O2 लिखोगे, फ्लोरीन को F2 लिखोगे, क्लोरीन को C2 लिखोगे। इस हिसाब से अब डायटोमिक जो डाईएटमिक एटम्स होंगे वो इस हिसाब से लिखे जाएंगे 2 के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद से दिस इज व्हाट इट वाज, हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो इस हिसाब से आपने क्या लिखना होता है, केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है, ठीक है। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज बाय दैट वे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सबसे बेस्ट वे है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, ठीक है। तो आप मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस हिसाब से आप रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उनके चिन्हों को लिखेंगे। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो ये जब दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ ऐड होके क्या न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, MgO। और दिस इज व्हाट इट इज सेइंग दैट इट इज रिएक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड टू मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। हम आते हैं अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। अच्छा, इसका महत्व पहले जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संतुलन होता क्या है, ठीक है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हम जानते क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जब द्रव्यमान का संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, द्रव्यमान मास कंजर्वेशन ऑफ मास, हैव यू रेड द अर्लियर चैप्टर, लास्ट क्लासेस 9 क्लासेस
we have read about conservation of mass. यस सर। नंदिता, could you explain it? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। Nandita, are you there? Yes, sir. Okay, just tell me. द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ये मुझे बताओ जरा, क्या कहता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम? कंजर्वेशन ऑफ मास। बताओ मुस्कान। मुस्कान, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ। अच्छा, तो मुझे बताओ चलो मैं ही बता देता हूँ। वुड यू वांट टू एक्सप्लेन सागर? मास ऑफ Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, टेल। The law of mass of conservation says that mass can be created nor be destroyed. ओके, मास कैन neither be created nor be destroyed. गुड, वेरी गुड। तो आपने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा है कि द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है कि उसके अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसका जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अब जो संरक्षण हो तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट इट जस्ट गेट एड अप ऑन। ठीक है, ये फॉर्म चेंज कर सकता है कि बट यू कैन नॉट क्रिएट और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास। ओके, तो ये जब क्या होता है, एडअप होता है, आपका जितना मास रहेगा, जितना आपने यूज़ किया है उतना ही आपका अभिक्रिया होने के बाद भी और अभिक्रिया होने से पहले भी, ठीक है, उतना ही मास रहेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टी। सुबह सुबह का टाइम है, हम चाय जो पीने का मन कर ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रयोग करना पड़ता है नंदिता? चीनी, चाय पत्ती, पानी। ठीक, चीनी, चाय पत्ती, पानी। ओके, अब मुस्कान आप मुझे बताओ, इसको जब हम बना देते हैं तो जो हमने चीनी चाय पत्ती पहले प्रयोग किया, मान लो 10-10 ग्राम प्रयोग किया है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है क्या वो सेम मिलता है? नहीं, हल्का थोड़ा सा अंतर आता है। थोड़ा सा अंतर आता है। वो थोड़ा सा अंतर क्यों होता है? गैस का उत्सर्जन। अच्छा, गैस का उत्सर्जन, यानी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने रिएक्टेंट में यूज़ किया था, चीनी, चायपत्ती, पानी, वो प्रोडक्ट में भी हमें सेम मिला, बस थोड़ा सा एक चेंज आ गया कि उसमें गैस ऐड ऑन हो गया, यानी कि वो गैस में कन्वर्टेड हो गया। तो उस गैस को भी हम ऐड ऑन कर देंगे तो उन दोनों का जो सेम चीज़ था वो सेम था। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में मास कितना था? सेम था। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 10 ग्राम चीनी डालकर, या फिर अगर मेरे को मान लो शरबत बनाना है, ठीक है, पानी में मैंने 10 ग्राम चीनी डाला, ठीक है, 10 ग्राम मेरे पास पानी है, तो क्या मेरे को 30 ग्राम का शरबत मिल सकता है? अच्छा, आजकल गर्मियों का सीज़न है, हम माजा वगैरह बहुत पीते हैं, ठीक है, तो अच्छा हम मैंगो शेक वगैरह पीते हैं। अगर मान लो मैंने 1 किलो आम का शेक बनाना है तो 1 किलो आम मैंने डाल दिया, ठीक है, उसमें मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया, तो क्या मेरे को 3 kg का आपको शेक मिलेगा? बताओ।
1 किलो आपने आम डाला है, 1 लीटर दूध डाला है, तो 3 किलो का आपको शेक मिल जाएगा क्या? मैंगो शेक मिल जाएगा मुस्कान? नहीं। नहीं सागर इज सेइंग यस सर। 3 किलो का कैसे मिलेगा बच्चे? कुड यू एक्सप्लेन मी? सर, आप लीटर में पहले तो बता रहे हैं। हाँ एक तो आप 1 लीटर बता रहे हैं, 1 किलो बता रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा? अच्छा, 1 लीटर है नहीं, अच्छा कैसे कंफ्यूजन होगा बच्चे? जब दोनों को आप उसको मिक्स कर दोगे तो वो किलोग्राम में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जो शेक होता है वो एक्वस सोल्यूशन में होता है ना। एक्वस सोल्यूशन यानी कि जेल टाइप में होता है ना वो, ठीक है। अच्छा चलो किलो किलो वाला ही बता देते हैं, छोड़ो, लीटर वाला बता देते हैं, ठीक है। 1 लीटर दूध में मैंने 1 लीटर पानी डाला, तो मेरे को 3 लीटर का दूध मिलना चाहिए। नहीं, कितना मिलेगा? 2 लीटर। जितना हमने डाला उतना ही हमें मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर 1 किलो का हमने मैंगो शेक डाला है, 1 लीटर का हमने दूध डाला है, तो हमें 2 kg का ही हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। 3 kg का नहीं बढ़ेगा। 1 किलो कहाँ से बढ़ेगा बताओ? 1 लीटर मैंने दूध डाला, 1 लीटर मैंने पानी डाला है, तो मेरे को 2 ही लीटर का ना मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। 1 लीटर एक्स्ट्रा एड ऑन कहाँ से होगा? इसका मतलब ये क्या है कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भी हम ये चीज कह सकते हैं कि आपका जो भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान जो होगा रासायनिक समीकरण का, अभिकारक का, उतना ही आपको द्रव्यमान उत्पाद में भी मिलेगा। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। और हम ये कह सकते हैं कि इसलिए जैसे आप कह सकते हो कि कंकाली का ढांचा हो गया, समीकरण को संतुलित करना क्या होता है? आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अगर वो संतुलित नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण हमने गलत लिखा है और वो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। आई बात समझ? गॉट इट ऑल 3? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? अब हमें ये तो पता चल गया उसका महत्व क्या है। अब रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसका? जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक और SO4 प्लस H2 का, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। आगे बात समझ? इसका हम एग्जांपल लेंगे तो जरा हम देखते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, रिएक्ट कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका हम शब्द समीकरण में हमने इसको लिख के हमने इसको फॉर्मूला में लिखे, रासायनिक समीकरण में दर्शाया Zn प्लस H2SO4, जो कि रिएक्ट करके हमें क्या मिला? ZnSO4 प्लस H2, यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरे को बताएंगे इस रिएक्शन को देखकर कि जिंक में कितने एटम आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। दिख रहा है ना बच्चे? तो सबसे पहले हमने रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो हमें अगर इसे संतुलन करना है तो सबसे पहले हम 2 काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का एक चार्ट बनाएंगे और जितने भी एटम हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी एटम हम यूज़ कर रहे हैं, यस सर, गुड मॉर्निंग। Let me confirm then because it is lockdown today. Let me confirm then. Okay. अच्छा बच्चों, तो हम ये देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले के एटम्स को लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाले को लिखेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि जिंक में कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड में? नंदिता?
अनिता आर यू देयर? मुस्कान